अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के ऑनलाइन लेक्चर में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चों ने पिछले दो लेक्चर्स को बड़े अच्छे तरीके से सुनकर प्रिपेयर कर लिया होगा। हमने शुरू किया हुआ है चैप्टर नंबर 14 एटमॉस्फेयर। पहले दो लेक्चर्स के अंदर एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन, फिर उसके बाद एटमॉस्फेयर्स की लेयर्स, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको मैंने शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दिया था। अब एटमॉस्फेयर की लेयर्स को डिटेल के साथ बयान करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर जो लेयर आती है हमारे पास वो है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर की यहाँ पर डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, लेकिन आपने इस टेबल का सहारा लेते हुए ट्रोपोस्फेयर की डेफिनेशन खुद से बना लेनी है। देखें किस तरह आप बनाएंगे। पहले आप लिखेंगे ट्रोपोस्फेयर एटमॉस्फेयर की पहली लेयर का नाम है। यह ज़मीन की सरफेस से शुरू होकर 12 किलोमीटर तक बुलंद होगी और इस स्फेयर के अंदर टेम्परेचर बतदरीज कम होता चला जाता है। यूँ आप ट्रोपोस्फेयर की डेफिनेशन बना सकते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा कि इस स्फेयर के अंदर ज्यों ज्यों बुलंदी कर जाते हैं टेम्परेचर क्यों कम होता चला जाता है। नेक्स्ट चलें तो इस टॉपिक के अंदर सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो बयान किया गया वो बॉक्स के अंदर तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन होगा। व्हाट आर द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के बुनियादी अज्जा कौन कौन सी गैसेज हैं। तो ट्रोपोस्फेयर के अंदर दो मेन गैसेज होती हैं, एक है नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। इन दोनों की परसेंटेज को अगर आप कैलकुलेट करेंगे 78 + 21, तो ये आलमोस्ट आंसर जो आपके पास आएगा 99% आएगा। और वो परसेंटेज टेबल के अंदर लिखी हुई है 78.09, 20.94%। यूँ अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ट्रोपोस्फेयर का 99 यानी मेजॉरिटी पोर्शन ये दो गैसेस पर मुश्तमिल होता है। उसके बाद निचले पैराग्राफ के अंदर यह बात बताई गई है कि एटमॉस्फेयर का या ट्रोपोस्फेयर का टेम्परेचर किस तरह मेंटेन रहता है और ज्यों ज्यों बुलंदी की तरफ जाते हैं ये टेम्परेचर कम क्यों होता है। पहले मैंने आपको बात बता दी है कि ट्रोपोस्फेयर का मेजॉरिटी पोर्शन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है, लेकिन उसके साथ साथ दो और गैसेस भी हैं जो थोड़ी मिकदार में पाई जाती हैं, लेकिन हैं वो भी इम्पॉर्टेंट किस लिहाज से, ज़मीन के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। हम यहाँ पर रह रहे हैं, रात को इतनी ज़्यादा सर्दी, दिन को गर्मी, ये किस तरह होती है और वो आपको सारा मैकेनिज़्म इस लेक्चर के अंदर बताया जाएगा। ज़मीन के टेम्परेचर को किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स मेंटेन रखते हैं, इस डायग्राम को देखें। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स सूरज से आने वाली जितनी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं, जितनी शुआएँ होती हैं, उनको अपने अंदर से बड़ी आसानी के साथ गुजरने देते हैं, उनको नहीं छेड़ते, ना ही जज़ब करते हैं। लेकिन क्या होता है कि ज़मीन से टकरा कर वापस जाने वाली जो कम एनर्जी वाली रेडिएशंस होती हैं, जिन्हें इंफ्रारेड रेडिएशन या IR रेडिएशंस कहते हैं, उनका ज़्यादातर पोर्शन अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं और कुछ पोर्शन बाहर निकलने देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एनर्जी ट्रैप हो जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर ही। मैं बात को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखें, सूरज से आने वाली जितनी रेडिएशंस होती हैं, उन रेडिएशंस को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स कुछ नहीं कहते, वो ज़मीन तक पहुँचने देते हैं। फिर क्या होता है, ज़मीन से टकरा कर इनकी एनर्जी कम हो जाती है या इंफ्रारेड रेडिएशंस के अंदर तब्दील हो जाती हैं। होना तो ये चाहिए था ज़मीन से टकरा कर रिफ्लेक्शन करके ये बाहर निकल जाएं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स क्या करते हैं, इन रेडिएशंस को अपने अंदर जज़ब करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाटर वेपर्स हैं और ये जो रेडिएशंस यहाँ से निकल रही हैं, इन रेडिएशंस को अपने अंदर ये जज़ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर एनर्जी ट्रैप हो जाती है और यूँ एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इस इफ़ेक्ट को ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं और ये नॉर्मली भी होना चाहिए ताकि ज़मीन का टेम्परेचर मेंटेन रहे। अब इसकी थ्योरी के ऊपर आ जाएं। यहाँ पर देखिएगा, बोथ दीज गैसेस अलाउ विजिबल लाइट। ये दोनों गैसेस विजिबल लाइट को तो अलाउ करती हैं अपने अंदर से जाने के लिए, बट अब्जॉर्ब मेजॉरिटी ऑफ द रेडिएशंस। लेकिन ज़मीन से उठने वाली ज़्यादातर जो रेडिएशंस होती हैं, जिनमें से इंफ्रारेड रेडिएशन सरफहरिस्त है,
उनको अपने अंदर जज़ब कर लेती हैं। देयरफॉर दीज गैसेज अब्जॉर्ब मच ऑफ द आउटगोइंग रेडिएशन एंड वार्म द एटमॉस्फेयर। इस तरह ये दोनों गैसेज ज़मीन से उठने वाली रेडिएशंस को अपने अंदर जज़ब करके ज़मीन के टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं, यानी एटमॉस्फेयर को गर्म कर देती हैं। फिर यूं यूं बुलंदी की तरफ जाते हैं, टेम्परेचर के अंदर कमी क्यों आती है? उसकी वजह भी यही गैसेस हैं। यूं यूं बुलंदी की तरफ जाएंगे, इन गैसेस की कंसंट्रेशन के अंदर कमी आती जाएगी। जब एटमॉस्फेयर के अंदर इन गैसेस के अंदर कमी आ जाएगी तो वो कम से कम एनर्जी को ट्रैप करेंगी और कम से कम टेम्परेचर होगा। एक डायग्राम के ज़रिए से इस फिनोमेना को समझिएगा। अब यहाँ पर देखें, अगर ज़मीन की सरफेस के बिल्कुल करीब करीब रहें तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन जब आप थोड़ा सा ऊपर जाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स की कंसंट्रेशन कम होगी। अब देखिएगा, जो कि ज़मीन के गिर्द या ज़मीन के करीब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर ज़्यादा हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी वो जज़ब कर लेंगे। और ऊपर चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर की कंसंट्रेशन कम है, इसलिए वो कम से कम एनर्जी जज़ब करेंगे। और ज्यों ज्यों बुलंदी की तरफ जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर की कंसंट्रेशन के अंदर कमी होने के बायस टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। और आप जानते हैं कि पहाड़ियों के ऊपर टेम्परेचर लो होता है, वहाँ पर सर्दी होती है। उसकी सिर्फ एक ही यही रीज़न है कि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स की कंसंट्रेशन ना होने के बराबर है। एंड पर जो दो लाइनें लिखी हुई हैं ट्रोपोस्फेयर और टॉपिक के अंदर, वो आप हेडिंग बना सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रोपोस्फेयर। ये वो वाला स्फेयर है जहाँ पर तमाम किस्म के वेदर्स पाए जाते हैं, तमाम किस्म के मौसम पाए जाते हैं। और ये वो वाला स्फेयर है जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म बड़ी आसानी के साथ रह सकते हैं, क्योंकि गैसेस की कंसंट्रेशन जो उनकी लाइफ के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी कर देती हैं। थर्ड नंबर के ऊपर, ऑलमोस्ट ऑल एयरक्राफ्ट फ्लाई इन द रीजन। तमाम किस्म के जो एयरक्राफ्ट्स हैं, जहाज़ हैं, वो इसी रीजन के अंदर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अच्छी खासी मिकदार के अंदर मौजूद होती है और सांस लेने के लिए वो ज़रूरी होती हैं। तो ये 3 पॉइंट आपने लिख लेने हैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर, 2 पॉइंट्स बुक के अंदर, और तीसरा पॉइंट ये होगा तमाम किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस स्फीयर के अंदर पाए जाते हैं। वस्सलाम।